जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी को। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री में लाइन और एंगल चल रहा है, जिसमें लास्ट के सेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्टों को कंप्लीट करवाया था और बहुत सारे क्वेश्चनों को भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी। लगभग अपने जो क्वेश्चन थे वो कहां तक आ गए थे, अपन 25 नंबर तक के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके थे। उनके बीच में जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्टों को अपन ने कंप्लीट किया था। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और सारे कॉन्सेप्टों के जो नोट्स हैं प्रॉपर तरीके से बनाए होंगे और उनका प्रॉपर तरीके से रिवीजन किया होगा। अगर ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो नए हैं तो वो लास्ट के जो 5 सेशन हो गए हैं, 5 या 6 हो गए हैं, उन सारे सेशनों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री का जो टॉपिक होता है वो हर एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक ना एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर आपके पहले के जो कॉन्सेप्ट हैं अगर वो छूट जाते हैं तो आगे के जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनमें जो लास्ट के जो पहले के जो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं वो यूज होंगे, तो आपको वहां समझने में कठिनाई होगी। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप लास्ट के सेशन को जरूर देखें, उसके बाद इस सेशन को कंटिन्यू करें। तो आइए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें जो कॉन्सेप्ट लगना है वो सारे कॉन्सेप्ट अपन लास्ट के सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन को कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। आइए आप कैसे करेंगे, सेकंडों में आप इसका जवाब दे सकते हो अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे सेशनों को कंप्लीट किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। यानी कि आपकी जो पी क्यू है, आपकी ये जो लाइन है एक इसके पैरेलल हो गई, इसकी पैरेलल हो गई, ठीक है। आगे क्या कहा गया है कि आपको एंगल ए ई एफ इक्वल टू 95, यानी जो ये एंगल दिया है ये कितने डिग्री का दिया है आपको, 95 डिग्री। दूसरी चीज बी एच एस 110 डिग्री, यानी कि आपको जो ये एंगल दिया है ये कितने डिग्री का दिया है, 110 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एंगल ए बी सी, यानी आपको ए बी सी यानी इस एंगल की वैल्यू को आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, कुछ स्टूडेंटों ने इन सारी चीजों को जब पढ़ने के तुरंत बाद ऑप्शन पर टिक कर दिया होगा आंसर। कैसे, आपको मैंने पैरेलल लाइन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अच्छे से बताया है। पैरेलल लाइन में जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया है कि अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हो उनमें अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो उसमें कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल भी होते हैं। तो आपके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, तो ये एंगल कैसे बनते हैं इनको मैंने लास्ट के सेशन में कंप्लीट कराया है। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप देखो, अगर आपकी पी क्यू लाइन आर एस के पैरेलल है, ठीक है, तो आपका जो ये एंगल है और आपका ये वाला एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, संगत कोण। क्या बोलेंगे, संगत कोण। अगर ये 95 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का आ जाएगा, 95 डिग्री का। एक चीज समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। तो दूसरी चीज देखो, यहां पर आप यहां देखोगे ये पूरा क्या है, लीनियर पेयर है। अगर इस एंगल की वैल्यू 110 है तो जो अंदर वाला इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 70। कैसे, देखिए उनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री। उसमें से 110 को माइनस करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 70 डिग्री। इतनी चीज समझ में आए। अब आपको बेसिकली निकालना क्या है, आपको एंगल निकालना है कौन सा, ए बी एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा, तो आपको क्या नहीं लगता कि एक ट्रायंगल बन रहा है जी बी एच, एक ट्रायंगल बन रहा है जी बी एच, उसमें जो ये एंगल है इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको विद प्रूफ के साथ कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो वाई कोण होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल की वैल्यू के इक्वल होती है, सम के इक्वल होती है। अगर ये 95 है
और अगर 70 है तो क्या आप नहीं बता सकते कि ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो 95 के बराबर होना चाहिए, यानी 95 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अपना जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। आई बात समझे? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कहां से कौन सी चीज को ऑब्जर्व करना है, आपको कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सारी चीजों को आपने डायग्राम में ही सॉल्व कर लिया। डायग्राम वाले जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बस जो डायग्राम में चीजें आपको दिख रही हैं उनको ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए। अगर आपको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होती हैं तो आप क्वेश्चन के डायग्राम को देखोगे और अपने आंसर को टिक करोगे। लेकिन अगर आपको डायग्राम में जो चीजें आपको दिख रही हैं और जो चीजें दी गई हैं उन चीजों को आप एक रिलेशन नहीं बना पाते हो तो डायग्राम वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपका बहुत सारा टाइम क्या हो जाएगा, एग्जाम का खराब हो जाएगा और आपका एग्जाम बिगड़ जाएगा। एक कंडीशन होती है एक डायग्राम वाले क्वेश्चन की एग्जाम में कि सॉल्व कर पा रहे हो आप कि नहीं कर पा रहे। आई बात समझ में? तो आप ये सारी चीजें कब ऑब्जर्व करोगे, जब आप ऐसे क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करोगे। जब आप ऐसे क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपको सारी चीजें डायग्राम में ही ऑब्जर्व होने लगेंगी और जो कैलकुलेशन है वो आपकी माइंड में ही होगी। बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो सेम उसी कॉन्सेप्ट से इसमें आपको PQ पैरेलल RS दी थी, यानी कि 2 लाइनें पैरेलल थी। अब इसमें क्या है, इसमें 4 लाइनें पैरेलल दी। कौन कौन सी? देखो यहां देखो, AB के पैरेलल आपको CD दी गई है और आपको AC BD के समांतर दी गई है। आई बात समझ? यानी कि 2 लाइनें, सबसे पहले एक A लाइन और A लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, फिर दूसरी कौन सी लाइन, A वाली लाइन और A वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। आपको निकालना क्या है और दिया क्या गया है, आपको एंगल EAC कितना दिया है, 40 डिग्री, यानी जो एंगल दिया है कितने डिग्री दिया है आपको, 40 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ो। एंगल FDG कितना दिया है, 55 डिग्री, सॉरी FDG यहां कितना है आपका 35 नहीं, कितना हो गया 55 डिग्री। ये जो एंगल है ये 55 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे क्या कहा है आपको HAB यानी ये एंगल की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, x डिग्री। ठीक है, आगे आपको x का मान निकालना है, यानी आपको इसी एंगल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, कॉन्सेप्ट वही लगना है, कोई चेंजेस नहीं है, आप खुद से इस सवाल को सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे, आपको दिया गया है कि AB के पैरेलल CD EF है या CD है, कुछ भी मान लो, CD भी हो गई। ठीक है, AB के पैरेलल आपकी CD हो गई, इतनी चीज हो गई। अब अगर पैरेलल है, आप यहां देखोगे ये जो एंगल है आपकी जो BD होगी इसमें क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, यहां पर इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये 55 डिग्री है तो आपका AB एंगल कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आए, क्योंकि ये क्या हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। इसी तरीके से अगर आपकी ये जो लाइन है ACBD के पैरेलल है, ACBD के पैरेलल है, तो आप यहां देखोगे अगर ये जो एंगल 55 डिग्री का है तो ये भी एंगल आपका कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री। कहां से आया, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण से। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, आप क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, कैसे कि ये जो पूरा एंगल है ये लीनियर पेयर है, यानी कि टोटल कितना होना चाहिए 180 180 डिग्री, किसके बराबर, 40 55 और x को जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। आप देखो 40 50 90 95 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा आपका x, जब 95 आप इस साइड लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा, 180 में से 95 जाएंगे कितना बचेगा आपका 75 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा x, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी है, ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री। देखो तरीके अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया ये शॉर्ट तरीका है। जैसे आप कैसे कह सकते हो,
आप यहाँ से यहाँ लाओगे तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 55 डिग्री का। अगर ये 55 डिग्री है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 55 डिग्री का। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब आप यहाँ देखोगे ये एंगल इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो ये 40 और 55 95 बन जाएगा। आप यहाँ देखोगे ये वाला एंगल और ये इतना एंगल, ये दोनों एक दूसरे की कैसे है, देखोगे एक्सटीरियर एंगल, तब भी निकाल सकते हो। मतलब तरीका कई है, अनेक तरीकों से निकाला जा सकता है, लेकिन आपको जो मैंने शॉर्ट मेथड बताई है उसी मेथड से करना है, क्योंकि चीजों को वहीं से ऑब्जर्व करना है जहां से आपको चीजें कैसी हो जाए, आसान हो जाए और कम टाइम में हो जाए। बात समझ में आई। क्वेश्चन का सॉल्यूशन उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कैसे डायग्राम में चीजों को ऑब्जर्व करना है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप देखोगे ट्रायंगल PQR में x और y, PQ और PR पर ऐसे बिंदु है कि x y पैरेलल किसके हो रही है, QR की, और जो YZ है वो कोण XYR के कोण के कैसे समद्विभाजक है। ठीक है, यदि आपको जो YR है वो YR कितने बराबर है, 2.7 सेंटीमीटर, तो आपको ZR की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी लेंथ। देखो आप यहाँ देखो, सबसे पहले तो उसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल है, आप एक ट्रायंगल बनाओ। ज्योमेट्री को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि जो क्वेश्चन में कहा जाए आप तुरंत उसको करने लगो, और जो चीजें दी जाए वो उसको वैल्यू उस डायग्राम में रख दो, बस नॉर्मल तरीका है। आप उसको कैलकुलेट कर लो, आंसर निकल आएगा। जैसे उसने क्या कहा, PQR एक ट्रायंगल है, तो PQR एक क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में उसने आगे क्या कहा है कि x और y दो पॉइंट है, कहां पर, उसने कहा x और y दो पॉइंट है, PQ पर x है, यानी इस लाइन पर आपका क्या हो गया, x, ठीक है, और PR पर क्या हो गया आपका y। और ये किस तरीके से है कि जब आप x और y को मिलाओगे, x से y को मिलाओगे, तो ये जो लाइन निकलेगी आपकी, ये जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी, QR के समांतर हो जाएगी। ये तो चीज हो गई आपके डायग्राम की। अब और आगे उसने क्या कहा कि YZ, यानी y से निकालना है और z पर कहीं ले जाना है, जो क्या है, एंगल XYR, यानी इस एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, एंगल बाइसेक्टर को बहुत अच्छी समझाया। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, z। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर इस एंगल की वैल्यू अल्फा है तो आपका ये एंगल भी कैसा होगा, अल्फा। आपको जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो एंगल को दो इक्वल भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है, बांटता है। ये चीज समझ में आ गई। अब आप यहाँ देखो, एग्जामिनर ने दो चीजें दे दी आपको कि एक्स वाई पैरेलल तो हो गई आपकी QR के, एक्स वाई पैरेलल किसके हो गई आपकी QR के, और आपको एक चीज यहां नजर आनी चाहिए कि जो YZ है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये एंगल क्या है आपका अल्फा है, ये एंगल आपका क्या है अल्फा, तो आपका ये एंगल भी कितना होगा आपका यहाँ पर अल्फा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब एक चीज देखिए, एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने आपसे ZR यानी कि आपको इस लेंथ को बताना है कि क्या होगा, लेकिन दिया भी है उसने RY या YR कितनी दी गई है, 2.7। आप कैसे निकालोगे, देखते ही बताओगे कि अगर दो एंगल बराबर हो तो उनकी जो आमने सामने की जो साइड होती है वो भी कैसी होती है, लेंथ में बराबर। अगर इस अल्फा के सामने 2.7 है तो इस एंगल अल्फा के सामने की वैल्यू भी क्या होगी, 2.7, और ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आंसर। आएगा समझ। देखो डायग्राम में चीजें दी गई हैं, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से दिख भी रही हैं, लेकिन ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको ये सारी चीजें थोड़ी कठिनाई देती हैं, कब कि आप कहां से क्या चीज निकालोगे। पहले तो आपको जो चीज दी गई उससे आप क्या कर सकते हो वो काम करो, फिर आपको निकालना क्या है उस चीज पर फोकस करो।
आपका सेकंडों में आंसर निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कुछ चीजें डायग्राम में ऐसी होती हैं कि आपको खुद से करनी पड़ेंगी। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें केवल एक ही चीज दी गई है कि ए बी पैरेलल किसकी है, सी डी की है, यानी कि ये जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, और आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू का सम बताना है कि कितना होगा। कैसे निकालोगे, देखो आप डायग्राम में क्या खुद से ऐसी ऑथेंटिक चीज कह सकते हो जिससे आपका आंसर जल्दी निकल आए। वैसे तरीका बहुत सारे हैं, लेकिन वो तरीका लेंथी हो जाएंगे। कैसे कि आप क्या करोगे, आप इन लाइनों को जब आगे बढ़ाओगे तो यहां से इस एंगल का सम निकलेगा, यहां से इस एंगल का सम निकलेगा। जब इसको आगे बढ़ाओगे तो वो तरीका कैसा हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और आपको टाइम भी बचाना है और अपना आंसर भी लाना है। तो क्या आप कुछ कह सकते हो, हाँ कर सकते, क्या कि अगर आप ए बी और सी डी के पैरेलल यहां से इसकी मिड से क्या निकाल दो, एक लाइन निकाल दो इस तरीके से। ये क्यों निकाली, इसका जवाब सुन लो। आप इस लाइन को निकालने से ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, यानी कि कंप्लीट पूरे एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, और इसको किसके बराबर कह सकते हो, आप इस लैम्डा के बराबर, गामा के बराबर कह सकते हो, और उससे आपके आंसर जो क्वेश्चन ने पूछा है वो निकल आएगा। निकल आएगा, तो आप यहां देखो कैसे निकलेगा। अब उस पर फोकस करो, देखो ए एंगल और ए एंगल आपके कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल, आसन कोण, और आसन कोण की दोनों एंगलों की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, होती कि नहीं होती। अगर इस एंगल की वैल्यू अल्फा है तो आपका ये जो एंगल होगा वो 180 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपका ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 180 माइनस बीटा। अगर मैं टोटल एंगल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा। अब ए एंगल पूरा वर्टिकली अपोजिट किसके बराबर हो जाएगा, गामा की। इतनी चीज समझ में आई, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत। अब आप यहां देखो 180 और 180 कितने हो जाएंगे, 360। आप यहां देखो अल्फा उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, बीटा भी जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन तीनों का जो सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बात समझिए कैसे निकालना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एक लाइन लिखकर ही निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, तो उन चीजों पर ही फोकस करना है कि आपका आंसर कहां से जल्दी निकलेगा और कहां से आपको टाइम लेगा। लेकिन ये सारी चीजें ऐसी नहीं कि आपको अचानक से आने लगी। अभी आप केवल क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, और जब मैं आपको करवाऊं तो उस क्वेश्चन की कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो। तो आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपका खुद माइंड बोलेगा कि आप यहां से इस मेथड को लगाओ, आपका आंसर जल्दी निकलेगा। यानी कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी सारी चीजें कैसे होंगी, आसान होंगी। आई बात समझ में, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। आपने ये लाइन क्यों निकाली उसके पैरेलल, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहां से आपका जो आंसर था वो बहुत आसान तरीके से और कम टाइम में निकल रहा था। आई बात समझ में, ठीक है। देखो अगर सिलेक्शन लेना है तो आप ये मान के चलो बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाके आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। जब आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आप ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन 100% होगा। और अगर आप अपने आप को अपने परफॉर्मेंस यानी कि अपनी प्रैक्टिस में खुद को कमजोर रखोगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। कड़वा है लेकिन सच है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो मेहनत कैसी करनी है, कुछ लोग बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन करते हैं लेकिन वो एग्जाम के लायक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आना है जो आपके टाइम के अंदर सॉल्व हो जाए। नहीं तो क्वेश्चन तो ऐसे क्रिएट किए जा सकते हैं कि एक क्वेश्चन को आप एक डेढ़ घंटे में भी नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आपको पाई का मान याद करने के लिए दे दिया जाए तो क्या आप कर पाओगे,
नहीं कर पाओगे ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्रिएट नहीं किया जाता है जो आप एग्जाम में टाइम से ज्यादा समय लगे उसको सॉल्व करने में। वही क्वेश्चन दिया जाता है जो एग्जाम में टाइम के अंदर सॉल्व हो जाए। तो आपको उन्हीं कॉन्सेप्टों पर अपना प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, उन्हीं कॉन्सेप्टों को अपन को समझना है जो एग्जाम में आने के लायक है, उन्हीं की अपन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको एक चीज की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि हमें कौन से चीजों को पढ़ना है और कौन सी चीजों को स्किप करना है। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो नया कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी लास्ट के सेशन में कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, आंतरिक कोण होते हैं, उनका जो वैल्यू का सम होता है, तीनों एंगल की जो वैल्यू का सम होता है वो 180 होता है। कैसे होता है इसको भी बहुत अच्छे से समझाया था। दूसरी चीज इसी से रिलेटेड समझो क्या है। मान के चलो आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, किसी भी टाइप का हो, किसी भी शेप और साइज का हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपका क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि आपका चतुर्भुज होना चाहिए। हिंदी में लिखोगे चतुर्भुज। अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आप क्या कहोगे, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज कहोगे। एक चीज समझ में आ गई। मान के चलिए इस चतुर्भुज का नाम ए बी सी और डी है। तो आपसे एक क्वेश्चन अगर मैं करूं, इस क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं चार, इन एंगल्स की वैल्यू का सम कितना होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही छोटी क्लासों में या मान के चल सकते हो 3 या 4 की क्लास में आपको बताया जाता है कि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो सम होता है, जो योगफल होता है, वो कितना होता है आपका 360 डिग्री का। कितना होता है 360 डिग्री का। तो कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनकी जो वैल्यू का सम होगा वो 360 होगा। लेकिन यहां कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे होगा, तो उस कैसे का जवाब आप सुनिए। मैंने अभी आपको बता दिया कि एक ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उनकी वैल्यू का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट से आप यहां देखोगे, अगर आप क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट दो वर्टेक्सों को मिलाते हो तो आपको यहां दो ट्रायंगल मिलेंगे। देखो यहां से आप देखोगे, अगर आपने वर्टेक्स ए और सी को मिलाया तो आपको एक ट्रायंगल मिल गया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल मिल गया ए डी सी। एक ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री और इसका भी जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। बात समझ में आई? ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना सम हो जाएगा 360। कैसे होगा उसका प्रूफ मैंने आपको यहां बताया है, तो आप इसको देख सकते हो। ये कहां मिलेगा, लास्ट वाले सेशन में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपका जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर, देखो एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके आंतरिक कोण भी होंगे और बाह्य कोण भी होंगे। तो आंतरिक कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। और फिगर किसी भी टाइप की बनी हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो आपका पेंटागन हो, इन सारे डायग्रामों का जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जो बाह्य कोण होते हैं, उन सभी की वैल्यू का जो सम होता है वो हमेशा 360 ही रहता है। बात समझ में आए? इतनी चीज समझ में अगर आ गई है तो अब यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है। कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत अच्छे से समझना। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि इससे आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है। मान के चलिए आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया इस तरीके से, किसी भी शेप का हो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रिलेटरल में ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा ए बी सी और डी। अब इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने क्या कॉन्सेप्ट बनाया
कि इसके कोई भी दो क्या ले लो इंटीरियर एंगल, और कोई भी जो इंटीरियर ले लिए उनके अलावा जो दो बचे उन पर क्या ले लो एक्सटीरियर एंगल। तो उनकी जो वैल्यू का सम होगा वो कैसे निकालोगे, उनमें जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कॉन्सेप्ट क्या बनता है। तो आप यहां देखो, सबसे पहले तो आप यहां समझो मैंने क्या काम किया, एंगल बी पर एक्सटीरियर ले लिया, ठीक है, और यहां पर एंगल डी पर एक्सटीरियर ले लिया। समझना अच्छे से, अभी वो चीज भी बताएंगे जो लोगों के आप लोगों के माइंड में चलने लगी है। देखो मैंने इस पर क्या ले लिए एक्सटीरियर, मान के चलो ये क्या हो गया आपका अल्फा, यहां डी पर जो एक्सटीरियर लिया वो ले लिया मैंने क्या बीटा, और अब आपके जो दो एंगल बचे किसके क्वाड्रिलेटरल की, एक तो इंटीरियर ए ले लो और एक इंटीरियर सी ले लो, आंतरिक कोण ए और सी ले लो। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है, और कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो जो रह गए क्वाड्रिलेटरल के दो इंटीरियर एंगल इनकी वैल्यू के सम के बराबर होती है। बात समझ में आई, मैंने क्या कहा कि जो आपने क्वाड्रिलेटरल लिया उस क्वाड्रिलेटरल के जो दो वर्टेक्सों पर आपने एक्सटीरियर एंगल लिए और दो वर्टेक्सों पर आपने क्या ले लिए इंटीरियर आंतरिक कोण ले लिए, तो उनका जो वैल्यू का सम होता है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। ये चीज आपको समझ में आई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसे, इसका प्रूफ क्या है। तो एक चीज मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, वो चीज क्या है, अगर आपका ये एंगल बी हो गया, अगर आपका ये वाला एंगल बी हो गया, तो मैं आपसे पूछूं अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस बी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसी तरीके से अगर ये एंगल आपका डी हो गया, क्या हो गया डी हो गया, तो आपका जो बीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 180 माइनस डी होगी कि नहीं होगी। बात समझ में आई। अब आप यहां देखो इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, कैसे, अगर अल्फा की वैल्यू रखोगे आप कितनी 180 माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखोगे 180 माइनस डी, आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 360 माइनस बी माइनस डी। यहां से आपका क्या निकलेगा, अगर आप यहां देखो यहां जो कॉन्सेप्ट बताया, अगर 360 में से इनमें से कोई दो एंगल माइनस करोगे तो रिमाइंडर जो दो एंगल बचेंगे उनके बराबर होगा कि नहीं। अगर यहां से सी और डी माइनस में चला गया, बी और डी माइनस में चला गया, तो इस तरफ क्या बचेगा आपका ए प्लस सी बचेगा कि नहीं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो ए प्लस सी, और कॉन्सेप्ट बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा आपका ए प्लस सी। बात समझ में आ गई, प्रूफ समझ में आ गया, प्रूफ समझ में आ गया। अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो सबसे पहले आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए, इसको डायग्राम के साथ आप बनाइए, इसका विद प्रूफ के साथ कीजिए। अब इस पर एक और टाइप बनता है, वो क्या है, अगर मान के चलो आपको इस तरीके से भी डायग्राम मिल जाए, कैसे डायग्राम कैसा भी हो, अगर मान के चलो उसने क्या काम किया, उसने इस वर्टेक्स पर एक्सटीरियर लिया अल्फा और इस वर्टेक्स पर ले लिया, लगातार दो वर्टेक्सों पर एक्सटीरियर ले लिए और लगातार दो वर्टेक्सों पर उसने क्या ले लिए इंटीरियर। मान के चलो ए बी सी और डी, तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो ए प्लस डी के सम के बराबर होगी। बात समझ में आए, डायग्राम कैसा भी बन जाए, अगर आपके दो लगातार क्या है वाई कोण है और दो आपके लगातार इंटीरियर है, या अल्टरनेट दो लगातार आंतरिक कोण है और अल्टरनेट दो वाई कोण है, तो वहां भी क्या होगा वैल्यू का सम बराबर होगा। बात समझ में आई, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो समझ में आया। देखो निकाल इससे बहुत लेंथी तरीके से तो आप कैसे भी निकाल लोगे, लेकिन शॉर्टकट के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। जैसे मान के चलो आपको एग्जामिनर ने क्या दे दिया, आपको एग्जामिनर ने दे दिया इसकी वैल्यू 40 डिग्री
और इसकी वैल्यू 60 डिग्री, और आपसे पूछ लिया और इसकी वैल्यू दे दी आपको 30 डिग्री, और आपसे एंगल डी की वैल्यू पूछ ली, तो आप कैसे फास्ट बताओगे? आप क्या करोगे? 60 और 40 100, यहाँ इंटीरियर एंगल कितना है? 30, होना कितना चाहिए? दोनों ए और डी का सम कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो आपका 30 है तो ये आपका एंगल कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। या आपको दो इंटीरियर एंगल देके दो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू का सम पूछ ले तो बता दोगे? बात समझ में आए? क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा? बात समझ में आए? तो ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं यहाँ से कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो चारों एंगल होते हैं, आंतरिक चारों कोण होते हैं, उनका जो वैल्यू का सम होता है वो 360 होता है। अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल में दो एक्सटीरियर एंगल लेते हो, उसके अलावा जो बचे एंगल हैं उन पर आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल लेते हो, तो उनकी वैल्यू का आपस में सम कैसा होता है? बराबर होता है। डायग्राम दोनों तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो कॉन्सेप्ट का टाइप हो गया पहला। आप कॉन्सेप्ट का टाइप देखो दूसरा, कि दूसरा जो डायग्राम आता है वो किस तरीके से आता है। ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, यही आपको डायग्राम दिखेगा कैसे है, क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन अलग तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाया है। देखो ऐसे, जिसको सभी लोग क्या बोलते हैं? कैची फिगर। क्या बोलते हैं? कैची फिगर। देखो एक क्वाड्रिलेटरल तो मैंने आपके सामने ही बनाया है, दूसरा आपके सामने क्वाड्रिलेटरल मैंने आपके सामने एक बनाया, इसका नाम ए बी सी और डी। इसी तरीके से इसका भी नाम ए बी सी और डी। अभी मैंने आपको क्या बताया? दो इंटीरियर और दो एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट। अब मैं आपसे क्या कहता हूं कि मैं किसी क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल, कितने कोण? तीन कोण क्या लेता हूं? उसके इंटीरियर। मान के चलिए मैंने इस क्वाड्रिलेटरल में, देखो क्वाड्रिलेटरल बना है 1 2 3 और 4, बात समझ में आए? क्वाड्रिलेटरल बना, इस एंगल को ले लिया मैंने x डिग्री, इसको मान लो y डिग्री, और इसको ले लिया मैंने z डिग्री, ठीक है। और ए इसका क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वर्टेक्स सी पर क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। देखो यहां से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इसका रिफ्लेक्स एंगल। ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना है और ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना है। आपके एग्जाम में ये वाला आएगा, ये वाला नॉर्मल तरीके से, कभी माइनर तरीके से पूछ लेगा, कभी पूछेगा, लेकिन ये वाला हमेशा आता है। तो ये डायग्राम मैंने क्यों बताया कि आपको ये बायटेक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बाह्य कोण नहीं है, कोई ट्रायंगल का बाह्य कोण नहीं है, ये क्या है? बायटेक्स का बनने वाला, हिंदी में बोलोगे परिवर्ती कोण और इंग्लिश में क्या बोलोगे? रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आई? रिफ्लेक्स एंगल। तो आप यहां देखो, अगर मैं आपसे इस रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू की बात करूं कि कितनी वैल्यू होगी इसकी, तो क्या आप बता पाओगे? तो यहां से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट निकलता है कि जो इस एंगल की वैल्यू होगी वो इंटीरियर जो एंगल है उनकी वैल्यू के सम के बराबर होगी। यानी कि आपका क्या बन जाएगा कि x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, ये आपका क्या बन गया? कॉन्सेप्ट। अगर मान के चलो ये वाला एंगल आपका क्या है? x डिग्री, ये वाला क्या है? y डिग्री, ये हो गया आपका z डिग्री। तो आपकी जो रिफ्लेक्स एंगल ये बन रहा है इसकी वैल्यू भी क्या होगी? x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों के सम के बराबर होगी। बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब उसको समझो कि कैसे होगा, उसको समझो कि कैसे होगा। देखो एक चीज यहां देखो, ये आपका क्या हो गया? अगर मान के चलो सी एंगल, सी एंगल इतना हो गया सी। अगर मैं इस तरफ का इस एंगल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगर किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का, कंप्लीट एंगल 360 का बनता है। अगर ये सी हो गया तो इस बगल जो इस साइड जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बचेगा आपका? 360 माइनस सी होगा कि नहीं होगा? 360 माइनस सी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक बात बताइए,
अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल, इनकी वैल्यू का सम कितना होता है 360 डिग्री। अगर मैं यहां से इस सी को उठा ले जाऊं, ठीक है, इस वाले सी को, अगर मैंने यहां से सी को क्या कर दिया, हटा दिया, और इस साइड लाए तो माइनस का सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 360 माइनस सी को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यही तो आपका आ गया कि अगर इन तीनों वैल्यू, एंगल की वैल्यू एक्स वाई जेड में है और अगर ये एंगल आपका सी है, तो आपका साइड जो एंगल बन रहा है कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल, इस एंगल की वैल्यू इंटीरियर एंगल के तीनों की वैल्यू के सम के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पर विद डायग्राम के साथ, विद प्रूफ के साथ बढ़िया तरीके से नोट कीजिए, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस क्वेश्चन पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आप देखना, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं इसी कॉन्सेप्ट पर, तो देखो जैसे मान के चलिए, इसी डायग्राम में देख लो, अलग से डायग्राम क्या बनाना है, मान के चलिए, चीजें समझ में तो आ गई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहां से, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, मान लो आपको ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया है आपको 25 डिग्री, और ये आपको दिया है 35 डिग्री, और आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछी है, तो कैसे निकालोगे आप, इन तीनों का क्या करोगे सम, 30 और 35 65 65 और 25 क्या हो जाएंगे आपके 90, क्या हो जाएंगे आपके 90। तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पर 90। बात समझ में आई। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखो आप, देखो ये सेम डायग्राम है, इसको बोलते हैं कैंची फिगर। एक कैंची के जैसा आकार का डायग्राम बनाया गया है। देखो सारी चीजें डायग्राम में दी गई हैं और क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू आप बाद में निकालना। अगर मैं आपसे इस b की वैल्यू की बात करूं, इस एंगल b की बात करूं, तो आप क्या निकालोगे इसकी, कि b बराबर क्या हो जाएगा आपका a प्लस x प्लस c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। अब आपको बेसिकली निकालना क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, x के अलावा इन सारी चीजों को इस तरफ लाओ, तो क्या हो जाएगा b माइनस a माइनस c बराबर क्या हो जाएगा x। यहां देखो b माइनस a माइनस c, ऑप्शन नंबर ए के साथ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई कठिन बात नहीं है, आपकी स्पीड बढ़ाना कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, आपको वो चीजों को ऑब्जर्व करना ही नहीं आएगा, तो आपको क्वेश्चन की ना तो कैलकुलेशन आएगी और ना ही आपका उसका आंसर आएगा और ना ही आपको वो तरीके आएंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। बात समझ में आई। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और इसी कॉन्सेप्ट पर देखो एक क्वेश्चन, देखो कैसे क्वेश्चन आया। आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो उन चीजों पर नजर रखो जो आप निकाल सकते हो। तो आप यहाँ देखो, अभी आपको किस पर नजर रखनी है, अभी आपको अंदर वाले कैंची फिगर पर नजर नहीं रखनी, आपको बाहर वाले इस वाले एंगल पर नजर रखनी, इस वाले डायग्राम पर नजर रखनी है। अंदर वाला ये सारा भूल जाओ। अगर मैं कंप्लीट इस एंगल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और अगर इस कंप्लीट एंगल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 बीटा। तो यहां से जो 110 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 40 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 40 इधर आएंगे, 40 जब पक्षांतर होंगे तो प्लस से माइनस क्यों हो जाएंगे, और 110 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 70 डिग्री बराबर 2 अल्फा 2 कॉमन आ जाएंगे तो 2 इसके नीचे जाएगा, यहाँ क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा।
और यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 35 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री। इतनी चीज समझ में आई, बिल्कुल आ गई। तो अब आप यहाँ देखिए, अब आपको किस पर नजर रखनी है, अभी आप रख रहे थे बाहर वाली पे, अब आप यहाँ देखो, अब थीटा कहां से निकलेगा, थीटा आपका नजर कहाँ रहा, अंदर वाले में, कहां, इस वाले डायग्राम में। यही तो है डायग्राम को ऑब्जर्व करने की टेक्निक, कि आपको कहां से क्या मिलेगा और कैसे आप निकालोगे। अब आपको इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इस थीटा की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगी, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3540 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कितने डिग्री, 75 डिग्री। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, सी करेक्ट। आई बात समझे। तो देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिए और बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और उन पर कैसे आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है उन चीजों को भी बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी लोगों को वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी प्रॉपर तरीके से। अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी इतनी मेहनत से समझाने के बाद अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उनको केवल घबराना नहीं है, उनको उस चीज को बार बार देखना है। जैसे जिनको नहीं आया समझ में तो इस सेशन को फिर से स्टार्ट करके देखिए, तब चीजें समझ में आएंगी। एक बार में नहीं आएंगी, 2 बार में नहीं आएंगी, लेकिन 3 बार में जरूर आ जाएंगी। लेकिन ये आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है आपका तैयारी का, तो आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद पर, जब आपको चीजें पकड़ में आएंगी। कंपटीशन यही तो है कि आपकी जो स्टैंडर्ड क्लास होती है उनमें एक रिदम होता है, आपको छोटी छोटी चीजें से आपको बड़े पर ले जाया जाता है, तो आपको वो सारी चीजें थोड़ी आसान लगती है। लेकिन कंपटीशन में कब कहां कौन सी चीज पूछ ली जाए वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है समझने में। बात समझ में आए, बस इतना ही डिफरेंट है स्टैंडर्ड क्लास और कंपटीशन में। ठीक है, तो आपको सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है, तब जाके आपका काम क्या होगा, आसान होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद इस सेशन को अपन खत्म करेंगे। अगले सेशन में कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो लाइन और एंगल वाला कॉन्सेप्ट अपने चल रहे थे उनको बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या निकालना है आपको, a प्लस बी की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एक चीज आपको दिख रही क्या, आप फोकस करो ट्रायंगल एबीसी पर। इसमें आपको ए एंगल दिया है और ए वाला एंगल दिया है, तो ए आपका एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ए को जब बी के पास लाओगे तभी जाके तो आपका a प्लस बी निकलेगा, तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a प्लस 50। अब आप किस पर फोकस करो, अब इसको भूल जाओ, इस वाले एबीसी को। अब आप यहां देखो किसको, इस वाले को, इस वाले ट्रायंगल को। इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे ए एंगल आपको पता है और ए एंगल पता है, ए इसका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, वाई कौन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। यानी 130 की जो वैल्यू होगी, जो आपकी 130 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस 50 डिग्री प्लस b के बराबर। 50 इस तरफ आएंगे तो 130 से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 80। तो अल्फा सॉरी a प्लस b की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 80 डिग्री। और ऑप्शन नंबर अपना ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आई होगी। उम्मीद है जो चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए, उन सारे कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपर तरीके से नोट्स में कंप्लीट करोगे, फिर उन पर प्रैक्टिस भी करोगे, और जो आपके डाउट होंगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। और जो डाउट आपके सॉल्व करने के लायक होंगे सारे डाउट मैं आपको फिर से सॉल्व करूंगा। वैसे मैं आपको जो समझाने का तरीका अपनाता हूं वो एज अ स्टूडेंट की तरफ से, कि आपको कौन कौन से डाउट आ सकते हैं, उन सारे डाउटों को मैं खुद से आपको हर तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डाउट अभी भी रह जाते हैं, वो कमेंट बॉक्स में उन डाउटों को बता सकते हैं। सारे डाउट दूर किए जाएंगे, तभी आपका जो सिलेक्शन होगा, जो नॉलेज होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। उम्मीद है सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई हुई। अगर सेशन पसंद आया तो उसको शेयर जरूर करें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।